प्रथम बीए विद्यार्थियों को मैं रस आकेठक ललित निबंध के लिए यही स्वागत कर लेता हूँ। मैंने लास्ट पीरियड में बता दिया है, यह एक ललित निबंध है और यह निबंध किसने लिखा है? कुबेर नाथ जी के द्वारा लिखी है या उसने लिखा है। और कुबेर नाथ जी इस प्रकृति से आखेटक करना चाहता है, शिकार खेलना चाहता है। कौन सा शिकार है? रस आखेटक। तो रस को वह स्वीकार करने के लिए प्रकृति सौंदर्य रूपी रस को स्वाद लेने के लिए वह अपने निबंध में लिखता है। और उसने लिखा है, प्रकृति से लोक जीवन का सामंजस्य, प्रकृति से हमारा लोक जीवन का सामंजस्य का जो अनुभव कर लेना है। और उसने यह भी बता दी है कि प्रकृति सुंदर है, मोहक है, भावुक मनुष्य को रस आखेटक बनने की उकसाती है। उकसाना, प्रेरणा देना, रस आखेटक के रूप में जीवन बिताने के लिए उकसाती है प्रकृति। और सत्य, शिव और सुंदर का अद्भुत सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास पाठकों की अंतचेतना का अनायास उदात्तीकरण कर देता है यह निबंध। ये मैंने बता दी है और अंतिम भाग को हमें पढ़ना है, जैसा कि मैंने लास्ट पीरियड में बता दी है। क्या बता दिया है? पेज नंबर 129 या 129 पेज के अंतिम 4 पंक्तियां हैं, वह पंक्तियों को हम अगले पेज में पढ़ेंगे। इसके पहले का जो विषय हमने पढ़ा है वह मैंने यहाँ स्क्रीन पर नहीं रखा है, क्योंकि पिछले स्क्रीन में वह तो आ चुका है। तो वह 4 पंक्तियों को पढ़ने के बाद हम यहाँ जो स्क्रीन में है वह तो हम बाद में पढ़ेंगे। ये 129 पेज के अंतिम वाक्यों को पढ़कर हम यहाँ स्क्रीन में रहने वाला भाग को पढ़ेंगे। इस अरुण नील जलफले में सवेरे सवेरे तथा सुबह इन दिनों बाग का सबसे रोमांटिक भाग होता है। तथा अरुणील जलफले का सुबह क्या है? तथा सूर्योदय होने का। सूर्योदय अभी अभी होता है, तो पूर्व दिशा अरुण रंग में, अरुण अर्थात लाल, अरुण अर्थात लाल रंग में वह दिखाई पड़ता है। तो वह पार्क रोमांटिक भाग होता है। क्यों है रोमांटिक भाग कहा है? अर्थात रोमांस करने के लिए योग्य, यह शब्द से आया है। इस मधुक वन की अर्थात मधुभरित वन की या पार्क की भावात्मक गरिमा को लोकमानस अपभ्रंश काव्य ने संस्कृत कवियों की अपेक्षा अधिक समझा है। महुआ छुए आधी रात, कितने ही लोकगीत महुए के चूते हुए मीठे फूलों और इन्हीं आंधियारे मुंह उठकर चुनने जाने वालियों पर है। हाल की गाथा सप्तशती में जाया जाया यही आवरण में ही दे दिया है, पत्नी सेकेंड पंक्ति में है यह पत्नी। तो सप्तशती में, गाथा सप्तशती में जाया के कपोल की, यह कपोल है, कपोल की उपमा महुए के फूलों से दी गई है। महुए एक जाति की फूल है, उसकी तुलना, उपमा अर्थात तुलना करना, तो तुलना करने के लिए दी है। और जिसका स्वाद मीठा और रंग उदास पीत होता है। और उदास पीत, पीला रंग, तो
पीला रंग का होता है। ये प्रकृति नववधु या नायिका के नहीं, जाया के पीले कपोल ही। अतः उपमा रंग और स्वाद दोनों दृष्टियों से सटीक ही। नई उम्र की लड़कियां अंधेरे मुंह महुआ बीनने आती हैं। कभी कभी बड़ा ही रोमांटिक कारोबार हो जाता है। आज से नहीं, पहले से ही गाथा सप्तशती में एक वधु गोदावरी तट के मधुप कुंज से कहती है। गाथा सप्तशती साहित्य में एक वधु गोदावरी तट तट अर्थात किनारा तट के मधुक कुंज से कहती है। मधुभरित तो कुंज में, कुंज का पात्र भाग, वहीं खड़ी होकर वह कहती है, हे गोदावरी तट के मधुक कुंज, तुम्हारी शाखाएं पुष्प भार से पृथ्वी पर्यंत झुक गई है। देख लीजिए, मधुक कुंज भाव विभोर होकर कहती है, क्या कहती है, हे गोदावरी तट, गोदावरी नदी का जो किनारा, तो मधुक कुंज, मधुभरित तो कुंज हो, भाग हो, तुम्हारी शाखाएं, शाखाएं अर्थात ब्रांचेस, पुष्प भार से पृथ्वी पर्यंत झुक गई है। पुष्प भार से, पुष्प अर्थात फूल, फूलों के भार से वह क्या होती है, पृथ्वी पर्यंत अर्थात पृथ्वी अथवा भूमि, भूमि पर्यंत पर झुक गई है। क्यों है, अधिक फूल लद गई। परंतु तुम धीरे धीरे विगलित पुष्प होना, क्योंकि धीरे धीरे विगलित पुष्प होने पर नायिका को अंधेरे मुंह आने का अधिक दिन तक अवसर मिलेगा। एक दूसरी गाथा में बताया गया है कि एक ईर्ष्यालु पति अपनी वधु को इतना सवेरे अंधेरे में ही उठाकर महुआ बीनने से मना करता है। और ये गाथा, गाथा तक कहानी, कथे, वहीं गाथा में बताया गया है, एक ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु द्वेष करने वाले, ईर्ष्या द्वेष, ईर्ष्यालु द्वेष करने वाले पति अपनी वधु को, वधु अर्थात पत्नी, अर्थात एक पुरुष अपनी पत्नी को इतना सवेरे अंधेरे में ही उठकर महुआ बीनने से मना करता है। क्या करता है, महुआ बीनने से मना करता है, क्योंकि वहां उसकी अपने जार से भेंट होती होगी। पर उसकी सरलता तो देखो कि वह पत्नी को अकेले घर पर छोड़कर स्वयं बाग में महुआ बीनने चला गया। महुआ बीनने, महुआ क्या है, मधु, तो मधु को बीनने चला गया है। तो यहाँ उसका उल्लेख भी आपके इस भाग में यहाँ नीचे दिया गया है। देख लीजिए कि बहु, यहाँ तो आप देख सकते हैं टन नंबर 2 है, बहु पुष्प भरो नाभि अभूमिग असाग सुअन्नु विष्णाथी गोला तई आहड उडंग महुआ श्रणियम गलिजास। तो आगे गाथा सप्तशती में हिमालय की उपेक्षा है, परंतु विंध्याचल, गोदावरी और मधुप वृक्षों तथा मालवा देश के हलीकों और व्याधों के दैनिक जीवन के अनेक चित्र हैं। और आगे कुबेरनाथ लिखते हैं, गाथा सप्तशती में, गाथा सप्तशती में उसने विवरण दिया है, क्या है, हिमालय की उपेक्षा है,
अर्थात हिमालय पर्वत की उपेक्षा की गई है और विंध्याचल पर्वत और विंध्याचल पर्वत और गोदावरी और मधुक वृक्षों तथा मालवा देश के हलीकों और व्याधों के दैनिक जीवन के अनेक चित्र खींच गए हैं। कहाँ? गाथा सप्तशती में ಅಂದ್ರೆ ಗಾಥಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ವರ್ಣನೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ಪರ್ವತದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋದಾವರಿ ಅವರು ಮಧುಕು ವೃಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। हाल का संबंध भी इसी हाल का संबंध भी इसी इलाके के ज्यादा था। इसकी विषय भूमि वर्तमान मध्य प्रदेश की भूमि है। विंध्याचल की पहाड़ियों में महुआ के काफी जंगल है। यहाँ महुआ वन अपने आप उपजता है, उपजतना अथवा उत्पत्ति होना। और खट्टिक आदि गरीब जातियों, खट्टिक एक वर्ग है, वह जाति है, उस खट्टिक जाति के जो गरीब लोग हैं इसके फलों को इकट्ठा करते हैं। इनके फलों को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। कौन सी जाति वाले हैं? वे खट्टिक जाति। जब विराही यक्ष के मेघ रामगिरी पर झुकते हैं, जब कामियों के प्रिय ऋतु पावस धरती पर उतरती है, तब हिंदुस्तान के गरीबों की मृत्यु क्षुधा का रूप धारण करके प्रकट होती है। उन बरसाती महीनों में यह महुआ ही उन खट्टिकों के प्राणों का आधार होता है। अरहर की थोड़ी सी दाल, अरहर तो आपको मालूम है जो आप सार बनाते हैं, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ कहते हैं, तो उस अरहर की थोड़ी सी दाल, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ दाल ಬೇಳೆಯನ್ನು काफी महुआ के फूल और नमक डालकर पका लेते हैं। ಆ ಮಹುವದ ಹೂ ಮತ್ತು ಈ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ। तो थोड़ी सी दाल में काफी महुआ के फूल नमक डालकर पका लेते हैं। फूल और नमक, नमक ಅಂದ್ರೆ साल्ट डालकर वह पका लेते हैं, अंदर बेचते हैं। गलकर रावटी जैसा हो जाता है, पर तासीर गर्म है, इसलिए भैंस का मट्टा डालकर 4 महीने यही पीती। यूं अगर साल में एक दिन खाना रहे तो इसका स्वाद बुरा नहीं। एक दिन के लिए विश्व का रूह का खाद्य भी स्वादिष्ट लगेगा, पर इनका तो यही ओडन दासन है। इस स्थल पर रस आकेटक को अपने गांव के चामरों का ग्रीष्मकालीन भोजन याद आ जाता है। अंतिम परिच्छेद है, इसमें लेखक अंतिम भाग पर आए हैं। वे कहते हैं इसी जगह में क्या हुआ है? रस आकेटक को अपने गांव के अर्थात प्रकृति सौंदर्य रूपी रस को आखेट खेलने वाले जो व्यक्ति हैं उनको अपने गांव के चामरों का ग्रीष्मकालीन चम्मार लोग उनके ಗ್ರೀಷ್ಮಕಾಲೀನ ಭೋಜನ ಯಾದ ಆ ಜಾತಾ ಹೇ, ಅಂದರೆ ಸೆಕೆ ಕಾಲದ ಊಟ ಆ ಚಮ್ಮರಿಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ। लोग शायद विश्वास ना करें, चैत्र मास में खलिहान में दावरी करते समय पशुओं के अर्थात प्राणियों के गोबर सगनी, तो गोबर में उनके निरंतर अन्न खाते रहने से
कुछ अन्न अनपचा रह जाता है। यह अन्न ये चमार गोबर में से बीन लेते हैं और इसे धोकर सुखाकर गर्मी के बेकारी के दिनों में इसे खाते हैं। समस्त पूर्वी यूपी में यह होता है। यूपी उत्तर प्रदेश ಇಡೀ उत्तर प्रदेशದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ। सारे उत्तर प्रदेश में इसी तरह का व्यवहार देख सकते हैं। रस आखेटक जब यह सब सोचता है तो उसकी आत्मा में घाव हो जाता है। उसका घोड़ा तन कर खड़ा हो जाता है। उसका घोड़ा जीवन रूपी घोड़ा तन कर खड़ा हो जाता है। उसके मन में क्रोध के पवित्र फूल फूटने लगते हैं। तो इसी तरह रस प्रकृति में रस आखेटक आनंद प्राप्त कर सकता है कहकर कुबेरनाथ ने यह निबंध समाप्त कर लिया है। अतः कुल मिलाकर इसी के संबंध में मुख्य रूप से कुछ बातों को अनिवार्य रूप से मुझे कहना चाहिए। इस रस आखेटक के संबंध में विजेंद्र स्नातक ने इस तरह कहा है। व्यक्तित्व की गहरी छाप इस शैली का पहला अनुबंध है। दूसरा अनुबंध है शीर्षक के ब्याज से विविध विषयों का अवंतर प्रसंगों द्वारा समर्थन। तीसरा अनुबंध है वर्णन की सजीवता जीवंतता अर्थात प्रकृति सौंदर्य का वर्णन का जीवंतता हम इस निबंध से देख सकते हैं। यह स्नातक विजयेंद्र ने बता दी है। चौथा अनुबंध जो अनिवार्य ना होने पर भी प्रायः पाया जाता है वह है विषय को विविध उदाहरण प्रमाणों से सुपाठ्य एवं सार्थक बनना। व्यंग्य विनोद ललित निबंधों में रसास्वाद की सृष्टि करने में सहायक होते हैं। यत्र तत्र चुटकुले किंवदंतियां और पक्तियां भी पाई जाती है इस रस आकेटक निबंध में। इस निबंध के बारे में अंतिम भाग पर विमर्शक कहता है इस निबंध का प्रतिपाद्य करने का विषय है प्रकृति से जीवन का सामंजस्य अनुभव करना है। प्रकृति से जीवन के साथ प्रकृति ಮತ್ತು ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ सामंजस्य करना है। साथ ही साथ मानवीय रागात्मक संवेदनाओं का उदात्तीकरण करना कुबेरनाथ का उद्देश्य है। प्रकृति सुंदर है, मोहक है, भावुक मनुष्य को रस आखेटक बनने को उकसाती है। किस तरह सौंदर्य का भोग जनित आनंद का अभिलाषी के रूप में इस भाव प्रवाह में बहकर जीवन के सत्य की उपेक्षा उचित नहीं है। सत्य में वास्तविक सुंदर की खोज ही लोक मंगलकारी शिव का साक्षात्कार कर सकती है। रस आखेटक शीर्षक अंतिम विवेचन तक भाषा का स्वरूप तत्सम प्रधान अर्थात संस्कृत निष्ठा है। जीवन प्रकृति और दर्शन शास्त्रीय चिंतन की व्याख्यात्मक समीक्षा के लिए इस प्रकार की परिनिष्ठिता शब्दावली का प्रयोग स्वाभाविक है। लेखक ने अपने वर्ग के सुशिक्षित संभ्रांत साहित्य प्रेमियों के मन में सौंदर्य संस्कृति और कला के नाम पर विद्यमान छिछली रहती
बोध की भ्रामक वृत्ति का निराकरण और शोधन करने के उद्देश्य से स्वयं को केंद्र में रखकर विभिन्न जीवन मूल्यों की जो विषाद व्याख्या की है, उसके लिए साहित्य और काव्य में प्रचलित उसी स्तर का प्रयोग आवश्यक है। सरस व्यंग्यात्मकता किसी भी ललित निबंध का प्राण तत्व है। प्रस्तुत निबंध में इसका हृदयग्राही प्रसार सर्वत्र देखा जा सकता है। विमर्शक ने ही बता दिया है, इस निबंध में हृदयग्राही प्रसार है, हृदय को आकर्षण करने का लक्षण है। साथ ही साथ सुधी प्राध्यापकों द्वारा कुलपति के स्तुतिगान की ये पंक्तियां दर्शते हुए है। उसने लिखा है, हे प्रधानमंत्री के सखा, मुख्यमंत्री के प्यारे मीत, हे हमारे प्रभु, तुम्हारी दशा मुख के 11वें मुख जैसी मनोहर आकृति पर सरस्वती प्रेमासक्त है। लक्ष्मी रात दिन तुमसे नजर लड़ाती है और पार्वती तुम्हें प्रेम पत्र भेजती है। ये सभी अंश रस आखेटक में हमें मिलते हैं। और इसकी एक विशेषता यह भी है, यह चित्रात्मक शैली में लिखी है निबंध। लेखक की बिंब ग्राहिक सूक्ष्म प्रतिभा रूप रस गंध स्पर्श की विविध बिंबों की योजना द्वारा पाठक को मंत्रमुग्ध किए रहती है। निबंध के अंत में गाथा सप्तशती की नायिकाओं मेघदूत की के विरही नायक तथा फिर दीन ललित ग्रामीण खट्टिकों और चामरों की जीवंत झलकियां लेखक की लेखन तूलिका का कलात्मक चमत्कार प्रदर्शित करती प्रतीत होती है। इस तरह का एक सुंदर निबंध, ललित निबंध लेखक कुबेरनाथ ने हमें दे दी है। बिल्कुल एक सुंदर निबंध है। इससे आपको साहित्य का ज्ञान के साथ आपको ज्ञानाभिवृद्धि भी हो सकती है। कहते हुए मैं आज का जो पाठ है, अतः ललित निबंध रस आखेटक निबंध को यही समाप्त कर देता हूँ। परीक्षा की दृष्टि से यह निबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको जिस तरह मैंने बता दिया है, प्रथम यूनिट के यह अंतिम निबंध है। प्रथम यूनिट में आपको 3 निबंधों को पढ़ लेना है। प्रथम है आंसू और दूसरा है वह घुंगिया और तीसरा है यह कुबेरनाथ के द्वारा लिखित रस आखेटक। और 3 निबंधों में से आपको 2 निबंध परीक्षा में पूछा जाएगा। इनमें आपको एक निबंध परीक्षा के लिए लिखना होगा। एनुअल एग्जाम की दृष्टि से मैं बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट यूनिट के जो निबंध हैं, ये 3 निबंध भी अभी समाप्त हुए हैं। अतः फर्स्ट यूनिट यहाँ समाप्त हुआ है। समझ लीजिए, हाँसू भी हुआ है, घुंगिया भी हुआ है और आज मैंने कुबेरनाथ के द्वारा लिखित रस आखेटक ललित निबंध को भी पूर्ण किया है। और अगले पेज में और एक विषय को लेकर आएंगे। मैं आज यह निबंध को पूर्ण कर देता हूँ। जैसा कि मैं बता दूंगा कि आपको कोरोना के कारण से अभी तक लॉकडाउन था या आपको ऑनलाइन क्लास हुआ है और कुछ दिनों में ही, शायद अगले हफ्ते में ही आपको ऑफलाइन क्लासेस होने का संभावना अधिक है। देखेंगे। और अगले पीरियड एक मिलेगा मुझे
क्योंकि आज मंगलवार है तो कल छुट्टी है, तो गुरुवार को एक पीरियड मिलेगा। अगले पीरियड से अर्थात अगले हफ्ते से शायद आपको ऑफलाइन क्लासेस होगा। और पेंडिंग जो परीक्षाएं हैं वह भी नेक्स्ट वीक से प्रारंभ होगी। परीक्षा के लिए जो तैयारियां करनी है आप कर लीजिए, क्योंकि जीवन में के यह प्रमुख वह एम है, परीक्षा परीक्षा सामना करना है और अच्छी तरह से आपको सामना करना होगा। आप घर में ही बैठिए और कोरोना से बचिए कहते हुए मैं यहाँ आज यह पाठ को समाप्त कर देता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपको मैं धन्यवाद दे देता हूँ। नमस्ते।